Good morning students. How are you all? पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटायर कंट्री, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कंट्री के सापेक्ष में भी और एक सिटीजन या इंडिविजुअल के भी सापेक्ष में भी क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और संविधान क्या क्या बेसिक आइडियाज, क्या वैल्यूज रखे हुए हैं जिसका यूज है हम लोग करते हैं, ये चीज हम लोगों ने जाना। अब चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी सोवरेन कंट्री ऑन द अर्थ, जो हमारा संविधान है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो जाहिर सी बात है कि इसको बनाने में, इसको लिखने में काफी टाइम स्पेंड किया गया होगा। सो मेनी डिस्कशन डिलिब्रेशंस वर हेल्ड एट दैट टाइम टू फाइनली फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। नियर अबाउट 3 years were spent to make the constitution, to draft the constitution. Exact time है 2 years 11 months and 18 days, लेकिन बुक्स में 3 years ही दिया रहता है, तो कंसिडर हम 3 years ही करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया और उसके पीछे क्या स्टोरी रही है, ये थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसमें क्या स्लोगन रहा था गांधी जी का, डू और डाई। तो उसके बाद से ही ब्रिटिशर्स को यह लगने लगा कि अब तो इंडियंस को उनका कंट्री सौंपना ही होगा, अब हमें यहां से जाना होगा, वी विल हैव टू लीव द इंडिया। क्विट इंडिया के मूवमेंट के बाद ये लगने लगा उनको। तो उसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में ये निश्चित किया गया, सुनिश्चित किया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया जाए। अब कोई एक को संविधान लिखने के लिए बोला जाए, या एक कम्युनिटी को, या एक रीजन के लोगों को, या एक रीजन के ही लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने फेवर में ही लिखेंगे। यानी सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहां आए और डिस्कस करें कैसे हर एक चीज को इंक्लूड किया जाए, क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए। तो 1946 में, जुलाई 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और मेंबर्स थे 389। बहुत सारे बुक्स में 299 दिया रहता है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा कि कैसे 389 से 299 हुआ। एट दैट टाइम 1946 में मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 389। तो 389 में चूंकि उनमें मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी थे, क्योंकि पूरे इंटायर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव को लिया गया और सारे कम्युनिटी, सारे पॉलिटिकल पार्टी और सारे रीजन को वो रिप्रेजेंट करते थे। सारे रीजन से लोग आए, सारे धर्मों से लोग आए, ठीक है, फीमेल्स भी थे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को ये पसंद नहीं आया कि हमारे मेंबर्स कम हैं, हमारे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंटरेस्ट में बातें नहीं बोली जाएगी, हमारे फेवर में बातें नहीं बोली जाएगी, क्योंकि हमारे मेंबर्स कम हैं। तो वो अपने गतिविधियों को अलग थलग करने लगे। तो इस वजह से इस गलतफहमी को दूर करने के लिए डिसाइड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि 2 कंट्री बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। और यहीं से जो रीजन, जो क्षेत्र पाकिस्तान में आने लगे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं रहे। यानी 389 से स्ट्रेंथ घट के 299 हो गया। समझ इस चीज को? तो ये रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन
अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है उसमें। चलिए ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई 1946 में फॉर्म हुआ और हर एक रीजन से रिप्रेजेंटेटिव आए, मेंबर्स आए और डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ के मेंबर थे? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। वहां इस चीज को और एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप लोग समझिए कि ये 389 मेंबर्स जो थे ना, ये प्रोविंशियल स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, दो टाइप के स्टेट्स होते थे इंडिया में ब्रिटिशर्स के समय, प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंशियल स्टेट्स। अब ये दोनों स्टेट्स क्या हैं और ये किस मायनों में अलग अलग हैं, इनको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग जानिए कि दो स्टेट्स थे, प्रोविंशियल स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, और दोनों टाइप के स्टेट से मेंबर्स को लाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। तो एट दैट टाइम 389 थे। और जब इंडिया का पार्टीशन हुआ माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत, माउंट बेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947। इस प्लान के अंतर्गत लॉर्ड माउंट बेटन ने यह बोला कि नहीं, इंडिया अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा। तो जब अलग अलग होंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग अलग होंगे। तो हमारा स्ट्रेंथ घट के 389 से 299 हो गया। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, इसका फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और उस दिन, हालांकि उस दिन को ये मुस्लिम लीग जो थे ना, वो बहिष्कार किए, वो पार्टिसिपेट नहीं किए उस मीटिंग में। ठीक है। तो 9 दिसंबर को 1946 में जो फर्स्ट मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वहां टेम्पोररी चेयरमैन इलेक्ट किया गया कि आखिर असेंबली का चेयरमैन कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा जो पूरे असेंबली को एड्रेस करेगा। तो टेम्पोररी एक चेयरमैन को चुना गया और वो चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो टेम्पोररी थे, तत्काल थे। ठीक है। लेकिन जस्ट आफ्टर 2 days अनदर मीटिंग वाज हेल्ड at 11th of December 1946. On this day, Dr. Rajendra Prasad was elected permanent chairman of the Constituent Assembly. 11th of December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? सारे स्टूडेंट को समझना आप लोग। तो अब 13 दिसंबर को 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया नेहरू जी के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्या रिजोल्यूशन रहने वाला है। और बाद में उसी को हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। उसी स्पीच को प्रियम्बल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया कि बेसिक आइडियाज, वैल्यूज क्या है हमारे संविधान के, जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करेंगे, और उसी को प्रियम्बल बोला गया। प्रियम्बल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया जिसमें 389 पार्टीशन से पहले थे, लेकिन पार्टीशन होने के बाद 299 हो गए। तो पार्टीशन कब हुआ? ये 3 जून 1946 को माउंट बेटन प्लान जब आया ना, तो उसमें बोला गया कि नहीं, इंडिया अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा। तो अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हुआ कब? 14 अगस्त 1947 को। और वहां हमारा स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ 299 हो गया, क्योंकि जो रीजन पाकिस्तान में आते थे वहां के मेंबर्स भी पाकिस्तान में चले गए। और उसके बाद हम लोग का स्ट्रेंथ 299 हो गया। याद रखेंगे डाटा, 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है। और ये 299 मेंबर्स प्रोविंशियल स्टेट से कुछ आए थे और कुछ प्रिंसली स्टेट से आए थे। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वक्त। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ाएंगे
तो वहां बताएंगे कि प्रोविंशियल स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स क्या था। अभी के लिए इतना ही जानिए कि दो टाइप के स्टेट्स होते थे ब्रिटिशर्स के समय में, एक प्रोविंशियल और एक प्रिंसली, और दोनों ही जगहों से ये मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे। तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का के बारे में। अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि संविधान को इतना अच्छे से, इतना बड़ा है, इसको लिखना है, तो डिफरेंट कमिटीज बनाई गई। हालांकि ऑलमोस्ट 22 कमिटीज थी, लेकिन उसमें से 8 प्रोमिनेंट है, 8, और पूरे 8 को भी नहीं पढ़ना हमारे सिलेबस में। एक ऐसे ये कमिटी का जिक्र है, मेंशन है, तो इसको मैं बताना चाहूंगा कि ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या था। क्योंकि सारे कमिटियों को, जैसे फ्लैग कमिटी, इंडियन पावर कमिटी, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज कमिटी, ठीक है, तो बहुत सारी कमिटीज थी, उनमें से एक है ड्राफ्टिंग कमिटी। और ये कमिटीज बनाने का पर्पस क्या था? डिफरेंट काम को दिया गया कि ये चीज आप डिस्कस करेंगे, ये चीज आप डिस्कस करेंगे, और इन कमिटीज में मेंबर्स होते थे, उनका चेयरमैन होता था। तो ये ड्राफ्टिंग कमिटी को क्या काम मिला? इनको काम मिला कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की, रचना करने की, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करने की, लिखने की, ड्राफ्ट करने की। ड्राफ्ट का मतलब होता है रचना करना, लिखना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, लिखना या रचना करना। तो इनके चेयरमैन के अलावा, एक्सक्लूडिंग इट्स चेयरमैन, इट हैज 6 अदर मेंबर्स, यानी चेयरमैन को शामिल करते हुए 7 मेंबर्स और थे इस कमेटी में। और उन मेंबर्स को का नाम जानना जरूरी नहीं है, इनके चेयरमैन को जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने, हाँ, और B.R. अम्बेडकर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता इनको भी कहा जाता है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, और इनके लीगल एडवाइजर थे, इनके लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार कौन थे? B.N. राव। नाम याद रखेंगे आप लोग कि B.R. अम्बेडकर को लीगली कौन एडवाइज करता था? B.N. राव, ठीक है। तो ये कमिटीज के जितने मेंबर थे, उनके चेयरमैन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, क्या क्या प्रोविजंस रहेंगी, क्या क्या लॉज रहेगा। ऐसा बात नहीं कि इन्होंने जो बोल दिया, जो लिख दिया वही मान लिया गया, नहीं। डेलिब्रेशन चला, डिस्कशन चली, इन्होंने जो लिखा उस पर डिस्कशन चला कि क्या ये जरूरी है, इसको रखना चाहिए, किसको रखें, किसको हटाएं, ठीक है। पूरे 114 डेज यानी 114 डेज डिस्कशन चला था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पे। ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर ने जो लिख दिया, जो बता दिया वो मान लिया गया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं बातों को रखा गया जिसपे सारे मेंबर्स एग्री किए, ठीक है। तो उन्होंने ड्राफ्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मोटे तौर पे एक आइडिया दिया कि ये चीजें रहनी चाहिए, और उस पर डिस्कशन चला पूरे 3 इयर्स, और उसके बाद ही तय किया गया कि हाँ ये चीजें रहेंगी और ये चीजें नहीं रहेंगी। तो ये था ड्राफ्टिंग कमेटी, इंक्लूडिंग चेयरमैन, इसके 7 मेंबर्स थे, और इनकी ड्यूटी, इनको ये बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कीजिए, बनाइए, रचना कीजिए, और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा नहीं कि सारे जितने भी लॉज ये बताए वो सारे मान लिए गए, ऐसा नहीं था। कुछ लॉज एक्स्ट्रा भी जोड़े गए और कुछ लॉज हटाए भी गए। तो ये रहा ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आते हैं लाहौर सेशन। एक बच्चे ने इसके बारे में जानने की जिक्र किया था कि लाहौर सेशन क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाउंडेशन हुआ था 18 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। तो चूंकि आप लोग जानते भी होंगे या पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे कि फ्रीडम मूवमेंट में, आजादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है, या यूं कहें कि इट प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता की लड़ाई में आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम रोल रहा था, आप लोग जानते होंगे।
और इसका फाउंडेशन हुआ था 18 दिसंबर 1885, कहाँ? मुंबई में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम। तो 1885 से 1947 तक, मैंने बोला कि 1885 से 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन कब हुआ था? 1885 में, 18 दिसंबर 1885। ठीक है, तो इसका पर्पस भी जानते हैं कि देश को आजादी दिलवाना था। तो 1885 से लेकर 1947 तक पर ईयर एनुअल मीटिंग होता था कांग्रेस का, देश के विभिन्न डिफरेंट प्लेसेस पे एनुअल मीटिंग होता था उनके मेंबर्स का। इसी को बोला जाता है सेशन। क्योंकि एक लड़के ने बोला था स्पेशली कि लाहौर सेशन क्या होता है, तो मुझे बताना पड़ा कि सेशन क्या होता है। कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 से 1947 तक एनुअल मीटिंग होता था उनके मेंबर्स का, कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस पे, उसी को बोला था सेशन। तो ये लाहौर सेशन क्या था, इसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ये 1929 में हुआ था लाहौर में। जैसे जानते हैं पाकिस्तान उस समय यूनाइटेड था, इंडिया के साथ था, तो लाहौर में मीटिंग हुआ कांग्रेस मेंबर्स का 1929 में। तो इस सेशन में ही डिसाइड किया गया कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस। हम खुद ही अपने देश पे शासन करेंगे और वो जो रूलर होगा वो मेरा होगा। और 1929 से पहले क्या चाहते थे लोग कि ठीक है शासन आप ही करो, लेकिन कुछ रूल्स में रिलैक्सेशन लाओ, इतने कठोरता से पेश मत आओ इंडियंस के साथ, भेदभाव ना करो। ठीक है, लाहौर सेशन से पहले ये चाहते थे कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बने, उसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो, इतने कड़ा कानून ना बनाया जाए जैसे कि रॉलेट एक्ट था, या प्रेस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस को भी रोक दिया गया था। तो ये चाहते थे कि आप ही रूल करो, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाओ रूल्स में, भेदभाव ना करो, डिस्क्रिमिनेशन ना करो। ठीक है, लेकिन 1929 के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया, कांग्रेस के मेंबर्स ने या फिर और भी इंडियंस ने, कि नहीं अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपना अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और आप लोग यहां से जाइए, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब हम ही रूल करें, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, रूलर होगा वो इंडियन ही होगा। तो इस सेशन में डिसाइड किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब मैंने समझा दिया कि पूर्ण रूप से हम ही गवर्न करें अपने कंट्री के ऊपर। ठीक है ना, तो यही लाहौर सेशन था। लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ, उसमें यही डिसाइड किया गया कि नहीं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो यही इस बात को भी डिसाइड कर लिया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे। ठीक है, और उस दिन फ्लैग होस्ट करेंगे। इस सेशन में 1929 में जो मीटिंग हुआ कांग्रेस मेंबर्स का, उसमें डिसाइड किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हम 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। उस दिन हम फ्लैग होस्ट करेंगे। ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। आप लोगों को पता है कि हमारा देश तो आजाद हुआ 1947 में। तो एक लड़का पूछा था कि आखिर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था तो उसी समय इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो यही रीजन था कि इस डेट को मेमोरेबल बनाना था। क्योंकि कांग्रेस मेंबर्स ने इस ईयर में ही डिसाइड कर लिया था कि हमें इस डेट को स्वतंत्रता दिवस मनानी है, इंडिपेंडेंस डे मनानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए डिले किया गया 2 मंथ। कॉन्स्टिट्यूशन को फुली इंप्लीमेंट करने के लिए 2 मंथ
डिले किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को फुली इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए ये डेट यादगार बन जाए। समझ में आया? तो यही मुझे बताना था इस टॉपिक में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्या आप आंसर बोलोगे कि वाई वाज 2 months डिलेड टू फुली इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर ये होगा कि टू मेक दिस डेट, दैट इज 26 जनवरी, टू मेक दिस डेट मेमोरेबल। मेमोरेबल मीन्स इन हिंदी यादगार। टू मेक दिस डेट मेमोरेबल, our the members of Constituent Assembly decided that कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को 1950 को फुली इम्प्लीमेंट किया गया कि किया जाए क्योंकि इस डेट को मेमोरेबल बनाना था हमें। तो ये आज का लेक्चर है। इसके बाद जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल में कौन कौन से आइडियाज वैल्यूज हैं? प्रीएम्बल के एक एक वर्ड्स का इंपॉर्टेंट है। ईच वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, इट्स ओन सिग्निफिकेंस, उसका अपना महत्व है। और इसके बारे में एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि क्या उसका मतलब होता है, वो कैसे रिलेटेड है हमारे डेली लाइफ से। तो आगे का टॉपिक रहने वाला है प्रीएम्बल, और थोड़ा सा इसको समझाने में टाइम लगा है क्योंकि मुझे 2-3 टॉपिक को क्लियर करना था। तो आज के लिए बस इतना है। आगे हम लोग प्रीएम्बल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।